हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस में। आज की क्लासेस जो है आर्ट्स के एक खास विषय जिसका नाम है साइकोलॉजी, जिसे आप हिंदी में मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। और अगर आप इस चैनल से बहुत दिनों से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि साइकोलॉजी का जो है 7 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। ये जो है साइकोलॉजी का 8वां क्लास है। और इस क्लास में जो है आप लगभग 71 से लेके 80 तक के प्रश्नों को बिना रटे हुए जो है याद करेंगे। तो आप सभी को पता ही है कि हम लोग जो है बिना आंसर देखे ही ये जो है क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेते हैं। तो चलिए आज की इस सभा को हम लोग जो है शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए कि अभिवृत्ति परीक्षण की उपयोगिता का वर्णन करें। सबसे पहले जानिए ये अभिवृत्ति परीक्षण होता क्या है। अभिवृत्ति परीक्षण कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति की विशेषता, किसी व्यक्ति के अंदर कौन सी विशेषता है या किसी व्यक्ति के अंदर कौन सा जो है खराब गुण है, उसी को जानने की एक प्रक्रिया होती है साइकोलॉजी में, जिसे जो है अभिवृत्ति परीक्षण कहते हैं। जैसे हम लोग कैसे किसी व्यक्ति को देखकर बता देते हैं कि भाई वो आदमी बड़ी खराब है, तो ये जांचने की प्रक्रिया यानी किसी व्यक्ति के अंदर गुण कितना है, किसी व्यक्ति के अंदर अवगुण कितना है, जांचने की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं अभिवृत्ति परीक्षण। अब जो है क्वेश्चन पूछा कि अभिवृत्ति परीक्षण की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। आखिर अभिवृत्ति परीक्षण की जो है आवश्यकता क्यों पड़ी, बताइए। तो अभिवृत्ति परीक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि लोगों के मानसिक स्थिति का पता लगाया जाए कि लोग अपने दिमाग से खराब हैं कि लोग अपने दिमाग से स्वस्थ हैं या लोग अपने दिमाग से अस्वस्थ हैं। यानी कि लोगों की मानसिक स्थिति को जांचने के लिए जो है अभिवृत्ति परीक्षण की जो है उपयोगिता जो है होती है। बात समझ में आया। अब आपसे कोई पूछेगा बता सकते हैं कि अभिवृत्ति परीक्षण क्या है, तो लोगों के अंदर जो है विशेषताएं, गुण और अवगुण को जांचने की एक प्रक्रिया है अभिवृत्ति परीक्षण। और इसकी उपयोगिता क्यों पड़ी, तो इसकी उपयोगिता जो है मेरे भाई लोगों के मानसिक स्थिति की जांच करने के लिए पड़ा कि मानसिक रूप से लोग बीमार हैं या स्वस्थ हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या विद्युत आपेक्षी चिकित्सा मानसिक विकारों के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन कहा है कि क्या विद्युत आपेक्षी चिकित्सा जो है मानसिक विकार यानी कि मन से जो रोग है, मन में जो रोग होता है, क्या उसके लिए जो है अच्छा साबित है। अब समझिए कि विद्युत आपेक्षी चिकित्सा होता क्या है। इस चिकित्सा के माध्यम से जो है मन के जितने भी जो रोग हैं उस रोगों को जो है दूर किया जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों को देखे होंगे डिप्रेशन में रहना, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि शरीर से स्वस्थ है लेकिन दिमाग से कमजोर है। तो इन सभी रोगों को दूर करने के लिए एक प्रकार की चिकित्सा है जिसका नाम दिया गया है विद्युत आपेक्षी चिकित्सा। ठीक है। अब विद्युत आपेक्षी चिकित्सा जो है मानसिक विकारों के लिए उपयोगी है, तो लिखेंगे आंसर कि हाँ, विद्युत आपेक्षी चिकित्सा जो है मानसिक विकारों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, तब विद्युत आपेक्षी चिकित्सा के माध्यम से जो है आप रोगों को लक्षणों से मुक्त कर सकते हैं। यानी कि रोग के जो लक्षण होते हैं उसको आप दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि रोगी को जो है अपने वातावरण में समायोजन स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। यानी कि रोगी जो है जिस वातावरण में रह रहा है उसमें उसको रहने के लिए जो है आप जो है सिखा सकते हैं। ठीक है। तीसरी इसकी विशेषता है कि रोगी अपने आत्मनिर्भर हो जाता है। मतलब कोई कोई रोगी को देखे होंगे कि उसकी माँ जो है धर के लेके जाती है तबे चल पाता है, नहीं तो नहीं चल पाता है। लेकिन जब इस उपचार का प्रयोग किया जाएगा तो रोगी आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो ये सभी जो है विद्युत आपेक्षी चिकित्सा के जो है लाभ हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए आज का जो है तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बुद्धि के मुख्य प्रकारों का वर्णन करें।
आपको पता होगा कि मनुष्य में जो है बुद्धि दिमाग होता है, इसके मुख्यतः 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहला प्रकार है प्रत्यक्ष बुद्धि। ये प्रत्यक्ष बुद्धि का होता है, तो इस बुद्धि में जो है लोग वस्तु को परखने का जो है हुनर आ जाता है। यानी कि किसी चीज को देखकर आप बता सकते हैं कि ये चीज खराब है या निमन है, खराब है या अच्छा है। जैसे मार्केट में जो है बचपन में हम लोग अगर आलू खरीदने जाते हैं तो दुकानदार जो दे देता है उसको हम लोग झोला में डाल के घर लेके चलाते हैं। लेकिन जब आपके दिमाग में जैसे ही प्रत्यक्ष बुद्धि का जो है विकास होने लगता है, तब आलू लेते समय जांच करते हैं कि कोई सड़ा हुआ आलू तो नहीं है, ये आलू की नहीं, कोई भी चीज आप लेते हैं तो उसका जांच परख करने लगते हैं। कब? जब आपके अंदर प्रत्यक्ष बुद्धि का विकास होता है। दूसरी बुद्धि है जिसका नाम है मेरे भाई अप्रत्यक्ष बुद्धि। ये बुद्धि का जैसे ही आपके शरीर या दिमाग में विकास होता है, आप जो है ज्ञान प्राप्त करना सीख जाते हैं। कोई व्यक्ति का देखे होंगे, जैसे आप किसी व्यक्ति को कुछ सिखाएंगे तो वो कहेगा कि बे, वहां से वो भाग जाएगा, मतलब वो सीखना पसंद ही नहीं करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के दिमाग में अप्रत्यक्ष बुद्धि का विकास हो जाता है, तो जहां पर भी कुछ सिखाया जाता है वो व्यक्ति ठहर के कुछ सीखने लगता है, ज्ञान की वो प्राप्ति करने लगता है। तो समझिएगा उसके दिमाग में दूसरी प्रकार के बुद्धि का जो है विकास हुआ है, जिसका नाम है अप्रत्यक्ष बुद्धि। तीसरी प्रकार की बुद्धि है मेरे भाई सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि एक प्रकार की ऐसी बुद्धि होती है जिसके तहत आप समाज में रहना, समाज में बोलना और समाज में जो है लोगों के साथ घुल मिलकर जो है समाज को चलाना सीख जाते हैं। किसी किसी व्यक्ति को आप देखे होंगे कि लोग जो है ऑफिस से आए और रात को सोए, फिर सुबह उठे ऑफिस में ही चले गए, मतलब उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो समझिएगा कि उनका सामान्य बुद्धि का विकास जो है नहीं हुआ है। तो सामान्य बुद्धि का भी विकास काफी ज्यादा जरूरी है। आपसे पूछा बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रत्यक्ष बुद्धि, अप्रत्यक्ष बुद्धि और तीसरा सामान्य बुद्धि। ये सभी चीजें हमने आपको एक्सप्लेन की, हमें उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी। चौथा आज का प्रश्न है कि प्रतिबल को दूर करने के लिए 3 उपाय बताइए। प्रतिबल मीन्स होता क्या है समझिए। प्रतिबल को इंग्लिश में आप डिप्रेशन कहते हैं। आप देखे होंगे कोई व्यक्ति जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए 3 उपाय बताना है। पहला उपाय उसको दूर करने के लिए है विश्रांति। विश्रांति को जो है अगर हम आपको फुल एक्सप्लेन करें, तब विश्रांति का मतलब होता है उस व्यक्ति को जो है कहीं पे शांत जगह पे चला जाना चाहिए और शांत जगह पे अकेले घूमना चाहिए, पहली चीज है। दूसरी चीजें हैं दूर करने के लिए आत्म अनुदेशन, यानी उसके मन में जो आ रहा है वही करना चाहिए। अगर उसको जो है घूमने का मन है घूमे, उसको खाने का मन है खाए, उसको जो है कुछ करने का मन करे वही करे। तीसरी चीजें हैं कि जब भी वो सुबह उठे तो व्यायाम करे। तो ये 3 चीजें अगर कोई भी व्यक्ति करता है तब प्रतिबल यानी डिप्रेशन से जो है जाहिर सी बातें हैं उसको धीरे धीरे जो है कमी महसूस होगी, यानी डिप्रेशन से वो बाहर निकल सकता है। तीसरी आज की जो है 5वीं जो है प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं का वर्णन करें। बुद्धि परीक्षण कहने का मतलब आखिर जो है बुद्धि का जांच करना जो है क्यों आवश्यकता पड़ी, बुद्धि को लोग जांचने क्यों लगे, आइए जानते हैं। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता जो है निम्नलिखित के कारण पड़ी, यानी कि बहुत सारे कारण रहे जिसके कारण बुद्धि का टेस्ट लिया जाने लगा। पहला रहा कि मंद बुद्धि बालकों का पहचान। बुद्धि परीक्षण जब किया गया तो उसे पता चला कि कोई ऐसे बालक भी होते हैं पृथ्वी पे जिनका दिमाग जो है कम होता है, पहला कारण। दूसरा कारण है कि शिक्षा में उपयोगिता। देखा गया जब बुद्धि का टेस्ट किया गया तो बहुत सारे लोगों का जो है ये माइंड का पावर जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा रहा। जैसे कोई कम एज में काफी ज्यादा टैलेंटेड है तो कोई ज्यादा एज में जो है कम टैलेंटेड है, यानी शिक्षा की उपयोगिता बढ़ी। तीसरी जो कारण रही वो बाल अपराधियों के साथ व्यवहार। जो 14 साल से कम व्यक्ति के कोई अपराध कर देता है, चोरी करता है, किसी को जान से मार देता है किसी प्रकार की, तो उसे बाल अपराध कहते हैं।
तब बाल अपराध के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बुद्धि परीक्षण के तहत ही पता लगाया गया। और चौथी चीज ये रही कि कर्मचारी चयन करने में, जब हम सरकारी नौकरी में जाते हैं तब मेडिकल टेस्ट होता है, तो उस समय भी जो है बुद्धि परीक्षण किया जाता है कि अगर आपको बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और पांचवी चीजें रही विशिष्ट वर्ग में अध्ययन, मतलब कि आपको साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, कहां पे जाना है, ये आपकी बुद्धि ही तय करेगी। ठीक है, तब बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता जो है इन कारणों से जो है पड़ी है। आपके मन में एक प्रश्न जो है, आप अभी जो है उत्तेजित हुआ होगा कि सर जब इतना अच्छा आप पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में भी आ रहा है, अगर इसका आप नोट्स देते तो कितना मजा आता। तो हम आपको बता दें, इसका नोट्स जो है आप बउआ की तरह लिखे हुए शब्दों में पा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है SGS क्लासेस। और SGS क्लासेस अगर आपके फोन में है तो आपको जो है परीक्षा में जो है डरने की आवश्यकता ही नहीं है। SGS क्लासेस अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट रहे, हम साइकोलॉजी की ही नहीं बात कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट रहे, आप SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, न्यू यूजर पे क्लिक करके रजिस्टर्ड करें। आर्ट्स के फुल कोर्स को आप खरीद लीजिए। आपको मजा नहीं आया तो फिर कहिएगा का, अब कहेंगे सर उसमें मिलेगा क्या। उसमें सबसे पहले आपको तो PDF नोट्स मिलता है, इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले क्वेश्चन का, 5 नंबर वाले क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलता है चैप्टर वाइज, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, मतलब इतना जितना परीक्षा के लिए जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब जो है हम आपको बताएंगे कि आज का जो है छठा प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि प्राकृतिक पर्यावरण और निर्मित पर्यावरण में अंतर क्या है। प्राकृतिक मतलब समझिएगा कि भगवान के दिया हुआ, और निर्मित मतलब मानव के द्वारा बनाया गया। तो प्राकृतिक पर्यावरण और निर्मित वातावरण में जो है निम्नलिखित अंतर है। प्राकृतिक पर्यावरण जो है मानव के ऊपर निर्भर नहीं करता है, जबकि जो है निर्मित वातावरण मानव रहित होता है, यानी कि मानव बनाता है उसको। दूसरी जो अंतर है कि प्राकृतिक पर्यावरण जो है मानव अपने अनुसार बदलाव नहीं कर सकता है, लेकिन निर्मित वातावरण में मानव जो है वातावरण का बदलाव अपने अनुसार कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आप कभी कभी देखे होंगे कि हमनी के जो है घर में जो है एकदम शीशा लगल है, एकदम टाइस मार्बल लगल है, तो उसमें जो है ठंडा करने के लिए AC लगाना पड़ता है, गर्मी करने के लिए हीटर लगाना पड़ता है। तो ये हुआ निर्मित वातावरण, जैसी हमको जो है जरूरत होगी वैसी हम बना लेंगे। लेकिन कोई गरीब आदमी अगर मड़ई टाटी में रह रहा है तो वो जो है झोपड़ी का बनाया हुआ है, ना उसमें AC देखे होंगे, ना उसमें जो है हीटर देखे होंगे, और ना ही जो है कोई भी निर्मित वातावरण। कहने का मतलब है कि प्रकृति अगर धूप करेगी तो उसमें गर्मी आएगा, अगर वो ठंडा करेगी तो उसमें ठंड आएगा। तो ये जो है प्राकृतिक और निर्मित वातावरण, जाहिर सी बातें हैं, इतना अच्छा एग्जाम्पल आपको जो है समझने में काफी मदद की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तादात्म्य से आप क्या समझते हैं, बताइए। समझिए कि तादात्म्य जो है होता क्या है। तो तादात्म्य का कहने का मतलब होता है कि अपने लक्ष्य को पसंद करके उस पे काम करना। कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को आप देखिएगा, किसी का गोल फिक्स होता है कि नहीं हमें UPSC ही करना है, तो वो बचपन से ही जो है उसको जो है UPSC से रिलेटेड ही पढ़ाया जाता है, और वो किसी भी चीज का और फॉर्म नहीं भर सकता है। तो समझिएगा कि साइकोलॉजी का उसमें एक गुण पाया जाता है जिसको कहते हैं तादात्म्य। तादात्म्य कहने का मतलब है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसको बचपन से ही जीना और उसको पाने के लिए अपना 100% त्याग देना, उसी को तादात्म्य कहते हैं। और जिसमें साइकोलॉजी का ये बुद्धि नहीं पाया जाता है, मतलब गुण नहीं पाया जाता है, वो व्यक्ति जो है कोई भी फॉर्म आए वो उसको अप्लाई करत रहे, असफल नहीं होता है। तो ये जो है साइकोलॉजी के नियम है। देखिए साइकोलॉजी एक ऐसी जो है सब्जेक्ट है जो आपको जो है जीवन जीने के साथ साथ आपको जो है ये भी सिखाता है कि सामने वाला जो है व्यवहार के अनुसार आपको पता लग जाएगा कि वो व्यक्ति है कैसा।
इसलिए साइकोलॉजी को जो है पढ़ना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट है कि दायित्व के बिखराव से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि दायित्व मीन्स होता क्या है। दायित्व मीन्स होता है कि अपना कर्तव्य। अब दायित्व मीन्स होता है अपना कर्तव्य। जैसे मेरा कर्तव्य है कि मेरा जो है कर्तव्य है आपको पढ़ाना, तो यहाँ पे दायित्व के बिखराव यानी कि कर्तव्य का पालन नहीं करना। तो इससे आप क्या समझते हैं? तो जब किसी व्यक्ति को अपने दायित्व के प्रति जो है सजग नहीं होता है, यानी अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं रहता है, तो वो व्यक्ति कभी भी जीवन में अपना सफल हो ही नहीं सकता है। यही जो है दायित्व के बिखराव का मतलब है। अब एग्जाम्पल से समझिए, मेरा कर्तव्य है आपको पढ़ाना, मेरा दायित्व क्या है? आपको पढ़ाना। और अगर हम रेगुलर नहीं आपको पढ़ाते हैं, 10 दिन पे आपको पढ़ाएंगे, 20 दिन पे आपको पढ़ाएंगे, क्या हम आपको पढ़ाने में या आपको इंटर में टॉप कराने में सफल हो पाएंगे? जाहिर सी बात है नहीं सफल हो पाएंगे। तो दायित्व के बिखराव से आप क्या समझते हैं? तो दायित्व के बिखराव से हम यही समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जो है अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो उसमें जो है दायित्व के बिखराव की प्रवृत्ति जो है पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का कि मनोग्रसित तथा बाध्यता व्यवहार के बीच विभेद स्थापित करें। मनोग्रसित होता क्या है? अगर कोई व्यक्ति को एक बात बोल दिया जाता है और 2 दिन तक व्यक्ति उसी बात को सोच सोच के परेशान होते रहता है, तो साइकोलॉजी के अनुसार जो है वो व्यक्ति जो है मन के रोग से बीमार हो चुका है, जिसे हम लोग मनोग्रसित कहते हैं। आप जो है ज्यादातर आजकल के युवा पीढ़ियों में देख रहे होंगे कि किसी को छोटा छोटा बात के लिए दुख लग जाता है, 2 दिन तक बात नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा, तो समझिए कि उस प्रकार उस व्यक्ति में जो है साइकोलॉजी के अनुसार एक रोग उत्पन्न हुआ है, जिसे आप मनोग्रसित कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी है बाध्यता व्यवहार। ये बाध्यता व्यवहार क्या होता है? तो बाध्यता व्यवहार जो है वैसे व्यक्तियों में होता है जो अपने लोगों को या अपने ही आस पड़ोस के लोगों को जो है अप्रिय और शर्मनाक समझने लगता है। कहने का मतलब कि हम जो हैं अपने परिवार के साथ घर में रह रहे हैं, हम अपने माता पिता को ही समझ रहे हैं कि नहीं ये मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हैं, ये मेरे लिए काफी ज्यादा जो है खराब हैं, मेरे लिए कुछ सोचते ही नहीं हैं। तो समझिए कि मेरे अंदर जो है एक साइकोलॉजी का रोग उत्पन्न हुआ है, जिसे आप बाध्यता कह सकते हैं। ठीक है। तो मनोग्रसित क्या होता है? तो मनोग्रसित और बाध्यता व्यवहार में आप अंतर समझिएगा। मनोग्रसित है यानी एक ही चीज को बार बार सोचकर अपने आप को जो है बीमार करना दिमागी रूप से, और बाध्यता व्यवहार है अपने अपने आसपास के लोगों को जो है अप्रिय समझना, शर्मनाक समझना, आपको खाना अच्छा नहीं लगना, ये सब जो है बाध्यता व्यवहार है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें जो है आपको काम आएगी। और आज का आखिरी प्रश्न है कि शाब्दिक बुद्धि और अशाब्दिक बुद्धि में अंतर क्या होता है? देखिए, शाब्दिक बुद्धि और अशाब्दिक बुद्धि जो है, जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइएगा, साइकोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो आपके मन के रोगों का जो है इलाज करता है। ठीक है। तो उसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। जब आप पढ़े लिखे लोग हैं और अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो जो है पढ़ा लिखा कर आपके जो है बुद्धि का टेस्ट करता है, तो उसे कहते हैं शाब्दिक बुद्धि। और कोई अनपढ़ व्यक्ति का जब दिमाग का इलाज किया जाता है, तो उसको जो है चित्र दिखाकर किसी चीज के सहारे उसको समझाया जाता है, तो उस प्रकार के बुद्धि टेस्ट को कहा जाता है अशाब्दिक बुद्धि। शाब्दिक बुद्धि पढ़े लिखे लोगों में होता है, लेकिन अशाब्दिक बुद्धि जो है अनपढ़ लोगों में पाया जाता है। शाब्दिक बुद्धि जो है जिनका होता है, तो वो लोग जो है थोड़ा सा अशाब्दिक बुद्धि से तेज होते हैं। अशाब्दिक बुद्धि वाले लोग जो है सिर्फ चित्रों के माध्यम से ही किसी चीज को समझ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये सब चीजें साइकोलॉजी जो है काफी ज्यादा आपको जीवन जीना भी सिखाती है। अब आज के इस प्रश्नों में से हमारी आपसे एक प्रश्न है कि ये 10 प्रश्न हम लोगों ने किया, इनमें से कौन सा ऐसा प्रश्न रहा जो आपको याद नहीं रहा? अगर याद नहीं रहा, आप इस क्लास को रिपीट यानी कि दोबारा में देखिए, और दूसरी बातें आप SGS क्लासेस को अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पे नोट्स होगा, आप इसको एक बार देख लीजिए। अगर उसके बाद भी अगर आपको नहीं होता है,
तो उसी SGS क्लासेस में जो है आपको एक बार टेस्ट लगाने के लिए दिया जाएगा, आप टेस्ट लगा लीजिएगा, मजा आपको आ जाएगा सर, है कि नहीं। तब मिलते हैं आप सभी से कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।